परी ने समझाया तो निकी मुस्कुराते हुए बोली, प्यार ये सब देखकर थोड़ी होता है, प्यार तो बस हो जाता है। परी के मन में अब अदिति के लिए हीन भावना उत्पन्न हो गई और वो मन ही मन कुढ़ने लगी। मुझे तो नहीं लगता कि अतिरेक सर अदिति दीदी जैसी लड़की से प्यार करते होंगे। कहाँ वो और कहाँ अदिति दीदी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत पढ़ाई करनी है, कहकर परी वहां से चल दी। उसके जाते ही निकी ने अतिरेक को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताने लगी। इसी बीच अदिति कमरे में आ गई। उसे देखते ही निकी ने तुरंत फोन कान से हटा लिया और उदास होकर अदिति से बोली, सॉरी आदि, मेरा इरादा तुझे दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं था। इट्स ओके, अदिति ने रूखे स्वर में कहा और फिर अपनी किताब उठाकर पढ़ाई करने बैठ गई। निकी ने चलता हुआ फोन अपनी जेब में डाल लिया और फिर अदिति के पास आकर बैठते हुए बोली, यार अब माफ भी कर देना, तू जानती है ना मैं जो भी करती हूँ तेरे अच्छे के लिए ही करती हूँ। निकी की बातों से अदिति का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, हाँ, सब लोग मेरी अच्छाई ही तो चाहते हैं, सब दिन रात बस मेरे भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, पर मुझे हैरानी तो इस बात की है कि फिर भी मेरा भला होता क्यों नहीं है। मैं तो बस अतिरेक की हेल्प, निकी ने डरते हुए कहा तो अदिति उसकी बात काटते हुए बोली, एग्जैक्टली, अतिरेक। हर कोई अतिरेक की हेल्प कर रहा है, हर कोई अतिरेक से प्यार कर रहा है, हर किसी को इस बात की परवाह है कि अतिरेक क्या चाहता है। अतिरेक की खुशी, अतिरेक का प्यार, अतिरेक का गुस्सा, सिर्फ अतिरेक। पर इसमें अदिति कहाँ है? उसकी खुशियां कहाँ है? वो क्या चाहती है ये कभी सोचा है किसी ने? उसे क्या अच्छा लगता है? उसके मन में क्या चल रहा है? वो किस दौर से गुजर रही है? उसकी क्या मजबूरी है? उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि किसी को अतिरेक से फुर्सत मिले तब ना अदिति के बारे में सोचेगा। सबको सिर्फ अदिति की गलतियां नजर आती हैं, उसकी इग्नोरेंस नजर आती है। और अतिरेक ने अदिति को कितना इग्नोर किया है ये कभी किसी को नजर आया है? अतिरेक ने अदिति को कितना दुख दिया है, क्या ये कभी किसी को नजर आया है? अदिति पहले ही अतिरेक के रूखे व्यवहार की वजह से बहुत गुस्से में थी और अब बिना किसी गलती के अतिरेक ने उसे इतना सुना दिया था जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। निकी भी उसका गुस्सा समझ रही थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही और अदिति ने एक बार फिर से अपने दिल का बचा हुआ दर्द बाहर निकालते हुए कहा, हर बार बिना किसी बात के केवल अदिति को सुनाया जाता है। क्यों? और आज क्या गलती थी मेरी? मैं तो उसे बताने भी नहीं वाली थी, पर तूने जिद की। और किस लिए? क्योंकि मैंने उसे मोहिनी के लिए उसे छोड़ दिया। आज मैं तेरी ये गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ। मैंने अतिरेक को मोहिनी की खुशी या उसकी जिद के लिए नहीं छोड़ा, मैंने उसे मोहिनी के माँ बाप की जिंदगी के लिए छोड़ा है। मैं भूल नहीं सकती उन दोनों का वो डरा हुआ चेहरा। अगर मोहिनी को कुछ भी हो जाता तो वो बेचारे किसके लिए जीते? उनकी जगह मुझे मेरे माँ बाप नजर आए, इसलिए मैं पीछे हटी। एक पल के लिए मान ले, अगर मोहिनी पागलपन में कुछ गलत कर लेती तो क्या मैं कभी खुद को माफ कर पाती? उसने अतिरेक के लिए अपनी जान दी है। ये जानने के बाद क्या अतिरेक खुद को माफ कर पाता? कभी कभी 2 कदम पीछे हटकर अगर हम किसी की जिंदगी बचा लेते हैं तो ऐसे पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी चीज से अट्रैक्ट होकर उसके लिए बहुत जिद करे ना, तो उसे वो चीज दे देनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो चीज उसके लिए बनी ही नहीं है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल अतिरेक उसे इस बात का एहसास दिला ही देगा कि वो सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट है, प्यार नहीं करती है। पर मुझे नहीं पता था कि अतिरेक खुद उसके पीछे पीछे घूमने लगेगा। और जब इतना सब हो ही गया है तो अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? खुश है ना वो मोहिनी के साथ? रहे खुश। अदिति की बातों का इस बार निकी के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो उठकर बाहर आ गई और फिर उसने जेब से अपना फोन निकाला तो देखा अतिरेक का कॉल अभी भी चल रहा था। इसने सब सुन लिया, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए इन दोनों के बीच में।
ये सोचकर निकी फोन कान में लगाकर हकलाते हुए बोली, अतिरेक वो। सही कह रही है वो। मैंने आज तक सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा है। मैंने कभी उसके बारे में उसकी तरह से नहीं सोचा। वो तो सिर्फ मोहिनी के माँ बाप के लिए ये सब कर रही थी। मुझे उस गिल्ट से बचाने के लिए ये सब कर रही थी जो मोहिनी के पागलपन से मुझे मिलने वाला था। पर मैं फिर भी उसे नहीं समझ पाया। मैंने सोचा भी नहीं कि ये डिसीजन लेते वक्त उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, वो कितनी रोई होगी, कितनी अकेली पड़ गई होगी उस वक्त। मुझ पर यकीन करके ही उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं मोहिनी को समझा लूंगा। पर मैंने तो सब उल्टा ही कर दिया। मैंने तो उल्टा उसे ये गलतफहमी करवा दी कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। अतिरेक ने हताश होकर कहा, मुझे भी लग रहा है कि हमने बहुत गलत किया। अनजाने में ही सही, पर हमने अदिति को बहुत दुख पहुंचाया है। इसीलिए आज उसने झल्लाकर वो सब कह दिया जो उसके दिल में था। निकी ने भी उदास होकर कहा तो अतिरेक खुद को हिम्मत देते हुए बोला, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि उसके मन में क्या है। तो अब तुम क्या करोगे? निकी ने पूछा तो अतिरेक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, फिलहाल तो कुछ नहीं। अब जो भी करूंगा इस कंपटीशन के बाद ही करूंगा। और उसे रोहन के साथ जाने से कैसे रोकोगे? कहकर निकी ने एक और चिंता जाहिर की तो अतिरेक कुछ याद करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तुझे कुछ बताना भूल गया। मैंने कुछ सोचा है। क्या? निकी ने उत्सुकता से पूछा तो अतिरेक उसे बताने लगा। 17 तारीख को हमारा डांस कंपटीशन है और उसी दिन अदिति कोटा के लिए निकलने वाली है। 18 को सिंगिंग और क्विज कंपटीशन एक साथ है। तो तुझे बस 16 तारीख को अदिति को ढेर सारी आइसक्रीम खिलानी होगी। उससे क्या होगा? निकी ने पूछा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, तुझे नहीं पता है, अदिति जब भी इस मौसम में आइसक्रीम खाती है उसका गला खराब हो जाता है। अब जब वो बोल ही नहीं पाएगी तो क्विज आंसर कैसे करेगी? इसलिए फैकल्टी को मजबूरन उसकी जगह किसी और को भेजना पड़ेगा। क्या ये ठीक होगा? उसने बहुत तैयारी की है इस कंपटीशन के लिए। उसे बहुत दुख होगा। निकी ने दुखी होकर कहा, जानता हूं, पर इस टाइम हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कंपटीशन तो होती ही रहेंगी, पर अगर इस रोहन ने कुछ भी गलत किया ना तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। अतिरेक ने निकी को समझाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कोशिश करती हूँ। निकी ने कहा तो अतिरेक ने ऑल द बेस्ट कहकर फोन रख दिया। अतिरेक से बात करके निकी जैसे ही अंदर आई तो देखा अदिति सो गई थी और उसका खाना अभी भी प्लेट में ही रखा हुआ था। ये देखकर निकी बहुत दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी, मुझे माफ कर दे आदि, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी मैं तुझे समझ नहीं पाई और आज मेरी वजह से तू बिना खाना खाए ही सो गई। अगले दिन कंपटीशन की फाइनल रिहर्सल थी, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। अतिरेक अपने काम में व्यस्त था और अदिति अपने सारे प्रश्नों को दोबारा से पढ़ रही थी। अपनी पढ़ाई खत्म करके जैसे ही अदिति ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, हे भगवान, 12 बज गए। अतिरेक की दवा का टाइम हो गया है। पता नहीं उसने दवा ली भी होगी या नहीं। अदिति ने वापस से अपने शब्दों पर गौर किया तो चुपचाप होकर बैठ गई और बुदबुदाने लगी, मुझे क्या, ले या ना ले, कल तो मुझे बहुत बातें सुना रहा था, तो मैं क्यों उसकी फिक्र कर रही हूँ। अदिति फिर से किताब उठाकर पढ़ने लगी। 2 मिनट बाद फिर से उसके मन में वही ख्याल आया और इस बार वो झल्ला कर उठ गई। दे ही आती हूँ दवा, वरना ये मेरा मन मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। ये सोचते हुए अदिति जाकर आस्था को ढूंढने लगी, पर आस्था उस दिन कॉलेज नहीं आई थी। फिर उसने मोहिनी को याद दिलाने का सोचा, पर मोहिनी ड्रेस रिहर्सल के लिए अपनी ड्रेस लेने गई हुई थी। अब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो मन ही मन सोचने लगी, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, उसकी रिहर्सल का टाइम होने वाला है, जल्दी से जाकर रिहर्सल हॉल में दवाई रखकर आ जाती हूँ। सामने देखेगा तो खुद ही ले लेगा, और वैसे भी उसे कौन सा पता चलेगा कि किसने रखी है।
मेरी तरफ तो आजकल उसका ध्यान है ही नहीं ना। अदिति ने जल्दी से रिहर्सल हॉल जाकर अतिरेक की दवाई और जूस रख दिया और फिर चुपके से वहां से निकलने लगी। तब तक अतिरेक वहां आ गया। उसे देखते ही अदिति जल्दी से एक बड़े पर्दे के पीछे छुप गई। अतिरेक ने आकर म्यूजिक सिस्टम पर गाना लगाया और फिर कपड़े बदलने के लिए जैसे ही बैग से कपड़े निकालने लगा तो उसे बैग के पास जूस और उसकी दवाई रखी हुई दिखी, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुश होकर सोचने लगा, आहा, कितना भी नाराज हो जाए मुझसे, पर मेरा ख्याल रखना नहीं भूलती है। वैसे ये है कहाँ? बाहर तो जाते हुए दिखी नहीं। ये सोचकर अतिरेक इधर उधर देखने लगा। तभी पर्दे के पीछे उसे किसी के होने का एहसास हुआ और वो हंसते हुए बड़बड़ाया, ओह, तो ये मैडम अब तक यही है। इसीलिए तो मैंने आज आस्था को ब्रेक दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। मेरी फिक्र, मेरा ख्याल तू कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाएगी और फिर खुद आकर मेरी हेल्प करेगी, मुझे दवाइयां देगी। देखो, मैं सही था, तू आ ही गई ना। हे भगवान, ये कहां से आ गया? अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर से फालतू के सवाल पूछेगा कि मैं यहाँ क्यों आई और यहाँ क्यों छुपी। ये सोचते हुए अदिति खुद को और सही से छिपाने की कोशिश करने लगी और अतिरेक उसे बाहर निकालने के इरादे से चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ पेस्ट कंट्रोल वाले भैया, जरा यहाँ आकर भी देख लो, पर्दे के पीछे बहुत छिपकलियां हो गई हैं। छिपकली का नाम सुनते ही अदिति आंखें बंद करके चिल्लाते हुए पर्दे से बाहर भागी और आकर अतिरेक से टकरा गई। अतिरेक ने भी मौके का फायदा उठाकर उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया और हंसते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ आइडिया लगाया था, पर पर्दे के पीछे तो सच में बहुत बड़ी छिपकली निकली। अतिरेक को हंसते देखकर अदिति समझ गई कि अतिरेक ने मजाक किया है, इसलिए वो गुस्से में अतिरेक को घूरते हुए खुद को छुड़वा कर वहां से जाने लगी। पर अतिरेक ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, जाते जाते ये तो बताती जाइए कि आप यहाँ कर क्या रही थी। हे भगवान, अब क्या बोलूं? ये सोचकर अदिति गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। ठीक है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी हूं और कल्चरल इवेंट के खत्म होने तक अगर आप या कोई भी स्टूडेंट कल्चरल इवेंट से जुड़े किसी भी सामान या जगह का इस्तेमाल करता है तो उसे मुझे कारण बताना ही होगा। तो अब बताओ। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति को अपनी तरफ खींच लिया। अदिति उसके बहुत करीब आ गई और फिर दोनों में एक प्यारा सा नैन मिलाप हुआ। पर कुछ ही पलों में अदिति खुद को छुड़वाकर अतिरेक से दूर खड़ी हो गई और नजर चुराते हुए बोली, वो मैं मोहिनी को ढूंढ रही थी। पर्दे के पीछे? अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो अदिति मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो कभी कभी छुप जाती है वो उधर। अच्छा, पर मेरे ख्याल से वो तेरे सामने ही कॉलेज से बाहर गई थी ना। ये कहते हुए अतिरेक अदिति की तरफ बढ़ने लगा और अदिति, हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं, सोचते हुए पीछे होने लगी। वो मिस्टर कपूर तुम्हें, अदिति ने बहाना बनाकर पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अतिरेक उसके और करीब आते हुए बोला, लाइटिंग की अरेंजमेंट करने गए हैं, शाम तक आएंगे। अरे प्रिंसिपल सर, अदिति ने चौंक कर कहा तो अतिरेक उसके बिल्कुल पास आकर बोला, अभी अभी मैं उनसे ही मिलकर आ रहा हूं, वो कंपटीशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। अदिति पीछे होते होते जाकर दीवार से टकरा गई और अतिरेक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अब क्या बोलूं? ये सोचकर अदिति अपनी नजरें चुराने लगी तो अतिरेक एक हाथ दीवार पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया, सच बोल। और फिर हंसते हुए बोला, सोच ले, आराम से सोच ले कि तू यहाँ क्यों आई थी, मैं इंतजार कर रहा हूं।
मुझे ना तो कुछ सोचना है, ना ही तुम्हें कुछ बताना है। मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। ये कहते हुए अदिति ने धीरे से धक्का देकर अतिरेक को हटा दिया और जैसे ही वहां से जाने लगी, मोहिनी की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। मर गए, ये कहां से आ गई? दोनों एक साथ ही बोल पड़े और फिर अदिति मन ही मन सोचने लगी, अगर इसने मुझे अतिरेक के साथ देख लिया तो फिर से दुखी हो जाएगी। क्या करूं? हाँ, इस पर्दे के पीछे ही छिप जाती हूँ। पर अतिरेक क्या सोचेगा? मैं मोहिनी से छिप क्यों रही हूँ? अगर इसने मुझे अदिति के साथ देख लिया तो पूरा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। ये सोचते हुए अतिरेक खुद ही अदिति से बोल पड़ा, तू इस पर्दे के पीछे छुप जा जल्दी। ये सुनकर अदिति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर भौहें चढ़ाकर इशारे से बोली, क्यों? तेरे इस क्यूट एक्सप्रेशन का जवाब देने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। प्लीज जल्दी छुप जा, वो कभी भी अंदर आ जाएगी। अतिरेक ने परेशान होकर कहा। इससे पहले अदिति कुछ समझ पाती, अतिरेक ने ही उसका हाथ पकड़कर उसे पर्दे के पीछे छिपा दिया और तब तक मोहिनी अंदर आ गई। उसे देखकर अतिरेक पर्दे की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ आई। खैर, तुम पर्दे के पास क्या कर रहे हो? मोहिनी ने पूछा तो अतिरेक अपने हाथ पीछे करके बंद पर्दे को और ज्यादा बंद करते हुए बोला, हाँ, वो क्या है ना कि ये पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि इन्हें निकलवा कर दूसरे लगवा दूं। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत गंदे हो गए हैं। रुको, मैं अभी निकाल देती हूँ। मोहिनी ने पर्दे की तरफ देखते हुए कहा और फिर पर्दों की तरफ बढ़ने लगी। अतिरेक खुद से बड़बड़ाया, मर गया, जल्दी कुछ कर अतिरेक, वरना तू गया। जल्दबाजी में अतिरेक को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। मोहिनी अतिरेक के करीब आ गई और उन दोनों को इतना करीब देखकर अदिति को जलन होने लगी। ओह वाह, अतिरेक तो दिन पर दिन मेरे करीब आता जा रहा है। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये सोचते हुए मोहिनी शर्मा कर बोली, क्या कर रहे हो अतिरेक, कोई देख लेगा। अरे ओ अक्ल की अंधी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। अतिरेक ने मन ही मन मोहिनी को कोसा और फिर उसका हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं वो ये कह रहा था कि तू भी क्या इस पर्दे के पीछे पड़ गई है। चल ना, रिहर्सल करते हैं, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं, मोहिनी ने कहा। अतिरेक ने जाकर गाना बदल दिया और फिर उन दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। मोहिनी जानबूझकर अतिरेक के साथ करीबी डांस करने की कोशिश कर रही थी और अतिरेक भी इसमें उसका साथ दे रहा था। वो चाहता था कि मोहिनी का ध्यान पूरी तरह से उस पर आ जाए और अदिति वहां से आसानी से निकल पाए, पर अदिति, उसे तो वहां से निकलने का होश भी नहीं था, क्योंकि मोहिनी और अतिरेक को एक दूसरे के इतने करीब देखकर वो गुस्से में आग बबूला हुई जा रही थी। अदिति अभी उन दोनों को गुस्से में घूर ही रही थी कि तभी डांस के एक स्टेप के हिसाब से अतिरेक ने मोहिनी को गोद में उठा लिया। अब तो अदिति से बिल्कुल भी सहा नहीं गया और वो जबरदस्ती खांसने लगी। खांसी की आवाज सुनकर मोहिनी इधर उधर देखने लगी और अतिरेक को ख्याल आया, ये निकली नहीं क्या अभी तक? अतिरेक, यहाँ कोई है, मैंने किसी की खांसने की आवाज सुनी है। मोहिनी ने इधर उधर देखते हुए कहा तो अदिति मन ही मन सोचकर खुश होने लगी। अब बताओ बच्चू, बहुत चिपक चिपक कर नाच रहे थे ना, अब पता चलेगा। अदिति, अतिरेक गुस्से में बड़बड़ाया और फिर झूठ मूठ का खांसते हुए बोला, मैं ही खांस रहा था, एक्चुअली मुझे ना कल से खांसी आ रही है। अच्छा, पर मुझे तो लगा कोई और है, मोहिनी ने कहा। उसकी नजरें अभी भी कमरे के चारों तरफ घूम रही थी। ये देखकर अतिरेक ने बहुत ज्यादा खांसी का नाटक किया और फिर हांफते हुए बोला, मोहिनी, तुम प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आओगी, मुझे बहुत खांसी आ रही है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर मोहिनी पानी लेने चली गई और अतिरेक ने अचानक अदिति का हाथ पकड़कर उसे पर्दे के बाहर खींच लिया, जिससे अदिति आकर अतिरेक से टकरा गई।
अतिरेक ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या था ये? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? मैं कहाँ कुछ बोली, मैं तो चुपचाप ही खड़ी थी, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। खांसा कौन फिर? अतिरेक ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। तो अदिति उसे घूरते हुए बोली, तो अब क्या खांसने से पहले भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? तुझे खांसी आई भी नहीं थी, तू फालतू में खांसी। अतिरेक ने उसकी चोरी पकड़ते हुए कहा। तो अदिति अपनी आवाज बुलंद करते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब खांसी आई थी और कब नहीं? अदिति, अतिरेक गुस्से में चिल्लाया। अतिरेक, अदिति भी गुस्से में चिल्लाई। कुछ देर चुप रहने के बाद अतिरेक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है छोड़, पर ये बता, जब मैंने उसे डांस में लगा लिया था तो तू निकली क्यों नहीं यहाँ से? अतिरेक की बात सुनकर अदिति गुस्से में तिलमिलाकर बोली, ओह अच्छा, हाँ तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं यहाँ से निकल जाऊं ताकि तुम उसके साथ और चिपक चिपक कर डांस कर पाओ, है ना? तुम दोनों को तो मौका चाहिए होता है एक दूसरे से चिपकने का, दोनों के दोनों एक जैसे हो। What? Wait a second, क्या कहा तूने? अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। तो अदिति दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए सोचने लगी, ओ तेरी, ये क्या बोल गई मैं? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, मोहिनी आने वाली होगी, अदिति ने नजरें चुराते हुए कहा। और जैसे ही वहां से जाने लगी, अतिरेक ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ओहो, तो मैडम को बुरा लगा। पहली बार अदिति को मोहिनी पर गुस्सा आया है और मुझे बस इस गुस्से को थोड़ा सा और बढ़ाना है। वेल डन अतिरेक, तेरा प्लान लगभग कामयाब हो ही गया है। ये सोचकर अतिरेक अदिति को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुझे बुरा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अदिति ने झल्लाकर कहा। तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा लगा सच्ची? तो तू यहीं रुक, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मेरे पास ना तुम्हारे जितना फालतू वक्त नहीं है, इसलिए मुझे नहीं देखना, तुम ही करो और खुद देखो, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए अदिति अपना हाथ छुड़वाकर वहां से चली गई और अतिरेक उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता रहा। शाम को सारे कंटेस्टेंट की फाइनल रिहर्सल थी, इसलिए सारे स्टूडेंट और टीचर असेंबली हॉल में पहुंच गए। सबसे पहले क्विज कंपटीशन के लिए अदिति और रोहन को बुलाया गया। रोहन ने उस वक्त कोई गड़बड़ नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसकी एक गलती उसे इस कंपटीशन से बाहर निकाल सकती है। उसने अदिति का पूरा साथ दिया, जिससे टीचर्स को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने रोहन का चुनाव करके कोई गलती नहीं की है।